नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राजस्थान में बीजेपी ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। उम्मीदवार और पार्टी के स्टार प्रचारक जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी दौरान छोटवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार राजवर्धन सिंह राठौर के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना शायद ही उन्होंने की होगी। दरअसल राजवर्धन की एक सभा के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके सामने कांग्रेस सरकार के किए गए विकास कार्यों को गिनाना शुरू कर दिया। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं। हेलो, मेरे माँ बाप है। देखो कांग्रेस ने भला किया है। हाँ लगाने हुए मुझे वो आज से कि अपना डिस्पेंसरी खोल दी। कौन खोली? कांग्रेस। डिस्पेंसरी खोल दी कांग्रेस, दवाई फ्री मिलती है। कांग्रेस के माँ बाप है ये। बुजुर्ग व्यक्ति ने बीजेपी नेता से कहा कि देखो कांग्रेस ने सबका भला किया है। कांग्रेस ने डिस्पेंसरी खोल दी है और इस डिस्पेंसरी में दवाई फ्री भी मिलती है। सोशल मीडिया एक्स पर राजस्थान कांग्रेस के तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है। इसके साथ ही ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ये वीडियो शेयर किया गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम नेत्री बताया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताया था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि सिंधिया ने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है। बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहंकारी बताया। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रियंका गांधी के हमले के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कांग्रेस महासचिव पर पलटवार किया। सिंधिया ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। काबिलियत को कद से तौलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक ले।
भ्रष्टाचारियों और वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला है और पुनः आपका सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से जनता करने जा रही है। अपने भाषण के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वाली प्रियंका गांधी जी को मेरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए भी एक पर्चे पर लिखी लाइनों की आवश्यकता पड़ी। उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है, इसका अंदाजा भी लग गया। ग्वालियर चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि इस अपमान और निम्न स्तर के भाषण का उत्तर जरूर 17 नवंबर को अपना मतदान करके दें और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। गौरतलब है, कांग्रेसी नेता सिंधिया को लगातार गद्दार बताते हैं, जबकि सिंधिया भी कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। अब सिंधिया ने सीधे प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। चुनावी बॉन्ड से किसने किसको कितना चंदा दिया, इस सवाल का जवाब अगर आज कोई नागरिक जानना चाहे तो नहीं जान सकता, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से जुड़े नियम में ये व्यवस्था है कि चंदा देने वाले का नाम गुप्त रहेगा। आगे भी ये गोपनीयता बनी रहेगी या फिर लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने वालों के बारे में जान सकेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। इस बीच पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एक खास अखबार में एक आर्टिकल लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि पहले तो चुनाव आयोग भी इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोध में बोलता रहा था, लेकिन फिर रहस्यमय कारणों से आयोग ने इस मसले पर चुप्पी साध ली। इस आर्टिकल में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम के तहत चंदा देने वालों की पहचान न उजागर की नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के इस्तेमाल को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जानकारी को सार्वजनिक नहीं करने पर पारदर्शिता के सिद्धांत और सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम के विपरीत होने पर सवाल उठाया गया है। राजनीतिक दलों ने खुद को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाए जाने का लगातार विरोध किया है, जो उनके इरादों के बारे में बहुत कुछ बताता है। भारत के चुनाव आयोग ने भी लगातार चुनावी बॉन्ड के खिलाफ तर्क दिया था, लेकिन बाद में रहस्यमयी कारणों से चुप्पी साध ली। लवासा इस मामले में पहले हुई सुनवाई को याद करते हुए लिखते हैं, पिछली सुनवाइयों में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर कड़े सवाल पूछे थे। कोर्ट ने भी ये जानना चाहा था कि पारदर्शिता का आखिर क्या करा है। साथ ही अदालत ने चंदा दाताओं के इरादे पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ताओं के बिंदुओं पर भी ध्यान दिया था। हालांकि न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने या उसे अमान्य करने से परहेज किया, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ। इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये देखना होगा। क्या कोर्ट ये देखेगा कि बिना पारदर्शिता के टैक्स में छूट देना उचित सार्वजनिक नीति है या नहीं? क्या ऐसे कर मुक्त धन को प्राप्तकर्ता बिना खर्च किए हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है? इस तर्क में दम है कि चुनावी बॉन्ड एक अधिकृत माध्यम है जो नकदी के विकल्प के रूप में काम करता है, लेकिन गोपनीयता का तर्क इसे भ्रमित करने वाला बना देता है। लवासा कुछ गंभीर सवाल भी उठाते हैं। वो लिखते हैं, ये गुप्त बंधन एक उल्टा सवाल भी पैदा करता है। ऐसा क्यों है कि भारत में लोग गुप्त रूप से लोकतंत्र के लिए योगदान देना पसंद करते हैं? आखिरकार लोकतंत्र भी जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण या बेघरों और अशक्तों की देखभाल करने जैसा ही एक सार्थक मुद्दा है, और एक ईमानदार नागरिक को इस तरह के मुद्दे से जुड़कर खुशी होगी। क्या ऐसे योगदानों को टैक्स फ्री करने के पीछे यही सिद्धांत नहीं है? हम एक समाज के रूप में ऐसे क्यों है कि जो लोग इसे वित्त पोषित करते हैं वे अपना योगदान छिपाना चाहते हैं, और हमारी राजनीतिक व्यवस्था इसका समर्थन क्यों करती है? चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी जनता के साथ शेयर करना तो दूर, चुनाव आयोग को भी देने में पार्टियां तत्पर नहीं लगती है। शायद तभी चुनाव आयोग को इसके लिए रिमाइंडर जारी करना पड़ा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को चुनाव आयोग से कहा कि वो 2 हफ्ते के अंदर पार्टियों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जुटाए चंदे का ताज़ा ब्यौरा पेश करे। इस आदेश की तामील के लिए चुनाव आयोग ने 14 नवंबर को सभी पार्टियों को रिमाइंडर भेजकर कहा कि वो सीलबंद लिफाफे में 15 नवंबर की शाम 5 बजे तक इस बारे में जानकारी चुनाव आयोग को भेज दे। इसमें 30 सितंबर 2023 तक मिले चंदे का ब्यौरा भेजना है। अप्रैल 2019 में भी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही आदेश दिया था, लेकिन आयोग ने केवल 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा ब्यौरा ही पेश किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताते हुए कहा था कि चुनाव आयोग के पास अपडेटेड डेटा होना चाहिए। बता दें, चुनावी बॉन्ड स्कीम मोदी सरकार लेकर आई थी। इसकी घोषणा साल 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी। ये 2 जनवरी 2018 से लागू है। इसे लागू करते हुए सरकार ने दावा किया था कि इससे चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह एसबीआई से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। एसबीआई के पास 1 करोड़ तक का भी ऐसा बॉन्ड मिलता है।
इसमें चंदा देने वाले की जानकारी गोपनीय रहती है। एसबीआई के पास डेटा सबका है, लेकिन वो केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन इसे लेकर एडीआर जैसी संस्था और कई दलों ने विरोध किया। सुनवाई के दौरान एडीआर की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इससे बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। साथ ही इसमें किए गए प्रावधान से मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के रास्ते आसान हो जाते हैं। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है। उद्योगपति गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा किया गया है कि विनोद अडानी के पास साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट है। साइप्रस आइसलैंड वैसे रईसों की पसंद है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से सुरक्षित बचने के लिए भी ये लोगों की पसंद बन गया है। लोग यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। दरअसल गोल्डन पासपोर्ट की योजना 2007 में शुरू की गई थी, जिसमें निवेश करने वाले व्यक्तियों को साइप्रस की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस योजना पर सवाल उठ रहे थे और बाद में 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन इस दौरान 7000 से ज्यादा लोगों ने गोल्डन पासपोर्ट हासिल कर लिया, जिसमें विनोद अडानी का भी नाम शामिल है। साइप्रस की नागरिकता पाने वाले शुरुआती आवेदकों में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी भी शामिल थे और इस बात का खुलासा जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी किया गया था। विनोद अडानी को साइप्रस में सबसे अमीर एनआरआई में से एक बताया गया है। उन्होंने 3 अगस्त 2016 को गोल्डन पासपोर्ट योजना के लिए आवेदन किया था। आमतौर पर आवेदन को मंजूरी मिलने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है, लेकिन विनोद अडानी के मामले में 3 महीने का भी समय नहीं लगा और 25 नवंबर 2016 को उनके आवेदन को मंजूरी दे दी गई और साइप्रस की नागरिकता प्रदान कर दी गई। विनोद अडानी का नाम पहले इंडियन एक्सप्रेस ICIJ की ऑफशोर इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया था। सबसे पहले 1994 में बहामास में GA इंटरनेशनल इंक नामक कंपनी की स्थापना के लिए 2016 के पनामा पेपर्स में भी विनोद अडानी का नाम सामने आ चुका है। 2021 के पेंडोरा पेपर्स में विनोद अडानी का नाम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी हिबिस्कस RE होल्डिंग्स लिमिटेड को शामिल करने के लिए आया था। विनोद अडानी के साथ कुल 66 भारतीयों के पास गोल्डन पासपोर्ट है। DB लाइव की रिपोर्ट। फिलिस्तीन के खिलाफ जंग में इजराइल पैसे को पानी की तरह बहा रहा है। इजराइल इस युद्ध को जीतने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर चुका है और शायद यही वजह है कि इजराइल ने भारी भरकम कर्ज भी ले लिया है। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने खुलासा किया है कि फिलिस्तीनी संघर्ष शुरू होने के बाद से इजराइल ने लगभग 30 बिलियन शेकेल यानी कि 7.8 अरब डॉलर का कर्ज उठाया है। इजराइल वित्त मंत्रालय के अनुसार उस राशि में से 4.1 अरब डॉलर मूल्य वर्ग का ऋण था जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुटाया गया था। मंत्रालय ने कथित तौर पर अपनी साप्ताहिक बॉन्ड नीलामी में स्थानीय बाजार से 957 मिलियन डॉलर और जुटाए। इजराइल के अधिकारियों का दावा है कि उनकी सरकार अपनी सभी जरूरतों को पूरी तरह और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है। इजरायली वित्त मंत्रालय ने नवंबर में पिछले महीने की तुलना में 75% अधिक उधार लेने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच बैंक ऑफ इजराइल के गवर्नर अमीर यारोन ने सरकार से अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और मजबूत राजकोष स्थिति बनाए रखने में संतुलन बनाने का आह्वान भी किया। खबर है कि पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने इजराइल की रेटिंग को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया था। इसके बाद फिच ने देश को नकारात्मक रेटिंग निगरानी में रखा है और चेतावनी भी दी है कि लंबे समय तक संघर्ष के परिणाम स्वरूप इजराइल के क्रेडिट स्कोर में बहुत ज्यादा गिरावट हो सकती है। मूडीज ने यह भी कहा है कि वो इजराइल की रेटिंग में संभावित गिरावट पर विचार भी कर रहा है। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।